नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो चुका है 9 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। अफगानिस्तान क्राइसिस, तालिबान पर क्या हो अलग कदम, अजीत डोवाल के साथ मंथन करेंगे रूसी एनएसए और सीआईए चीफ। अमेरिका के, जी हाँ, अमेरिका, रशिया और भारत की बड़ी बैठक होने जा रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की नई चाल, हक्कानी नेटवर्क कर रहा है आईएसआई की मदद। दरअसल तालिबान और पाकिस्तान के बीच टकराहट की खबर निकल के आ रही, आखिर वो क्यों, हम आपको बताएंगे कि आतंकियों का साथ अब पाकिस्तान को भी पड़ रहा भारी। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, पंजशीर के शेरों ने मारी दहाड़, कहा अभी खत्म नहीं हुई है जंग, हम पैदा करेंगे लड़ाकों को। जी हाँ, ये बड़ी खबर नॉर्दर्न अलायंस ने ऐलान कर दिया है। तीसरी बड़ी अपडेट में चौथी बताएंगे, घर और सीमा पार हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। यूएन में भारत ने पड़ोसी मुल्क को घेर लिया है, यूएन में पाकिस्तान को करारा झटका दिया है भारत ने। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे, तो दोस्तों, तालिबान का वादा झूठा, कैबिनेट में किसी महिला सरकार में नहीं दिया। आईएसआई की बड़ी भूमिका से आतंकियों को मिली बड़ी जगह है, जिनके पास 100 करोड़, 200 करोड़, $100, 3 लाख करोड़ डॉलर के जिन पे इनाम है। खूंखार अमेरिका, जिन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया, सबको मंत्रिमंडल में दी जगह। तो एक एक करके जानना आपको बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले सेना ने कैसे उतार दिया है मिग सुखोई हरकुलस विमान, खास करके पाकिस्तान से सटी सीमा पर। और इस बीच अगले 2 दशकों में 350 विमानों की खरीद पर विचार कर रहा भारत, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश, चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की तीसरी बार कर रहा है मेजबानी। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत तीसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 9 सितंबर 2021 को अध्यक्षता करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे बने हालात के मद्देनजर इस बार सम्मेलन पूरी तरीके से वर्चुअल होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में भारत के अलावा ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में सभी देशों का फोकस अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बदलते हालात पर होगा। इस बैठक में भारत और चीन के बीच जारी विवाद पर भी बातचीत हो सकती है। ब्रिक्स का पिछला शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में हुआ था। तब पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गलवान घाटी प्रकरण के बाद एक ही मंच पर आमने सामने आए थे। भारत ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के नए सदस्यों के तौर पर बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उग्रवे का भी स्वागत किया। पिछले शिखर सम्मेलन में चीन ने कहा था कि ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग का एक अहम मंच है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक सकारात्मक शक्ति की तरह है। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए इंस्ट्रा ब्रिक्स सहयोग है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें कई तरीके की बातचीत होगी और चीन को भी लेकर करारा झटका लगेगा। अगली अपडेट लेते हैं, अफगानिस्तान क्राइसिस, तालिबान पर क्या हो अगला कदम, इसको लेकर भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ एनएसए अजीत डोवाल, रूसी एनएसए, अमेरिकी सीआईए के बीच बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। अफगानिस्तान में घट रहे घटनाक्रमों को लेकर भारत वाशिंगटन और मॉस्को के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से द हिंदू में लिखा गया है कि इस सप्ताह दिल्ली में दो उच्च स्तरीय इंटेलिजेंस प्रतिनिधिमंडल अपने भारतीय समकक्षों के साथ बैठक करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख विलियम वर्ड्स की अगुवाई में इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत और पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ बैठक की है, जिसमें अफगानिस्तान से लोगों की निकासी के साथ तालिबान सरकार को लेकर काफ़ी अहम चर्चा हुई है। वहीं बुधवार को रूस के सिक्योरिटी काउंसिल जनरल निकोलाई पासरोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इसके अलावा उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होगी। द हिंदू के मुताबिक वंश के दौरे के बारे में पूछे जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास ने टिप्पणी से इनकार कर दिया है।
अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के साथ साउथ ब्लॉक की बैठक उस वक्त हो रही है जब तालिबान ने मोहम्मद हसन अंखुद की अगुवाई में अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री होंगे। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी SCO और क्वाड समूह की बैठकों में भी शामिल होंगे। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, अफगानिस्तान में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की नई चाल, हक्कानी नेटवर्क कर रहा है ISI की मदद। इस वजह से तालिबान और पाकिस्तान में फूट मस्ती नज़र आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो 420 है अब उस पर ही भारी पड़ती नज़र आ रही है। पाकिस्तान को दोस्तों दुनिया से किसी चीज़ से मतलब नहीं, उसे तो बस कश्मीर से मतलब है। उसे अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो हक्कानी नेटवर्क का यूज करना चाहता है। यही कारण है कि तालिबान को सरकार का चीफ नहीं बल्कि हक्कानी नेटवर्क को सरकार का चीफ यानी अफगानिस्तान का चीफ ISI बनाना चाहता था। लेकिन पहले तो ISI को ये बड़ा झटका लगा कि अब हक्कानी नेटवर्क का कोई भी व्यक्ति ISI का चीफ नहीं बना है। दूसरा ये झटका है कि कोई ऐसा अहम पद नहीं मिल पाया है हक्कानी नेटवर्क को जिससे वो आने वाले समय मुसीबत खड़ी कर सके। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पाकिस्तान को करारा झटका लग गया है। अब तालिबान ने बड़ा हमला बोल दिया और तालिबान ने कहा है कि फ़िलहाल पाकिस्तान अपनी हद में रहे। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर में भेजने के लिए उसने ISI ने, जो कि पाकिस्तान की ISI है, वो आतंकवादी संगठन ISIS के साथ हाथ मिलाया है। और ISIS इस समय तालिबान और ISIS के साथ 36 का आंकड़ा हम कह सकते हैं कि कटा युद्ध है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान कश्मीर के लिए ISI से भी हाथ मिला रहा है। इस वजह से ISIS के साथ हाथ मिलाने पर उसको भी भारी पड़ रहा है। तो ये हाल चाल बन चुके हैं, यानी टकराहट जारी है। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद भी पंशीर के शेर बोले, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल नॉर्दर्न अलायंस ने आर पार का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान अफगानिस्तान की बात करें तो अभी भी तालिबान ने मंगलवार को अफगानिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान कर दिया। इसमें आतंकी लिस्ट में शामिल कुख्यात आतंकवादियों को भी मंत्री बनाया गया है। लेकिन इस बीच लड़ाई पंशीर में जारी है। पंशीर में आर पार का ऐलान कर दिया गया है और पंशीर के लोगों ने कहा है कि फ़िलहाल अभी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस के चीफ ने कहा है कि अभी तो ये ट्रेलर था, अब हम और जनता जनार्दन को तैयार कर रहे हैं और लोगों और लड़ाकों को तैयार करेंगे। अगली अपडेट, घर और सीमा पार हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। UN में भारत ने पड़ोसी मुल्क को घेरा। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का भारत के खिलाफ जहर उगलने के इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को लताड़ा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मुल्क और पड़ोसी देशों में लगातार हिंसा की संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है। भारत का ये कड़ा बयान उस वक्त आया जब पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत मुनीर अकरम ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। अकरम ने पाकिस्तान समर्थक नेता सैयद अली शाह गिलानी का जिक्र अपने बयान में किया है। भारत ने कहा कि दुनिया भर को चिंता होनी चाहिए कि आतंकवादी अपनी करतूतों को जायज़ ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए संबोधन में UN में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने कहा है कि वैश्विक मंचों पर अपनी बात रखने, चर्चा करने के लिए शांति की संस्कृति सबसे ज़रूरी है। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति की संस्कृति की परिवर्तनकारी भूमिका होनी चाहिए। तो दोस्तों आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को UN में जमकर लताड़ लगी है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान का दावा और वादा दोनों रहा झूठा। खूंखार आतंकियों को, जिन पे 100 करोड़, किसी पे $100 मिलियन, किसी को अमेरिका ने आतंकवादी, इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया है। ऐसे लोगों को तालिबान ने दी है अपने मंत्रिमंडल में जगह। यहाँ तक कि किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई है। इसका ये दावा झूठा रहा। दरअसल आपको बता दें तालिबान का वादा और दावा दोनों झूठा रहा। खूंखार आतंकियों को अपने कैबिनेट लिस्ट में शामिल किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है उसने महिलाओं को भी खास करके इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात कही थी, लेकिन मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी जगह नहीं दी गई है। ये दूसरी कहीं ना कहीं तालिबान की ये बहुत बड़ा झूठा रवैया दिखा है। इसको लेकर एक तरीके से दुनिया भर में उसकी जमकर आलोचना हो रही है। हालांकि तालिबान ने अब ऐलान कर दिया है कि शरिया कानून से ही देश चलेगा और अब कोई बाहर भी नहीं जा पाएगा।
अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर पाकिस्तान से सटे सीमा में 40 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सेना ने उतार दिए मिग, सुखोई और हरकुलिस। जी दरअसल आपको बता दें कि ये कोई एयर बेस नहीं है, ये कोई सैन्य बेस नहीं है, ये तो बस केवल एक हाईवे है। और ऐसे ही हाईवेज पर पाकिस्तान के किनारे, चाहे फिर वो चीन के किनारा अरुणाचल हो, सिक्किम हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो या राजस्थान हो, गुजरात हो, तमाम अब सीमाई इलाके में ऐसे ऐसे हाईवेज बन रहे हैं जहां पे भारत के खतरनाक फाइटर जेट बड़ी आसानी से उतर रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों खास करके नदी में नाव डूबने का वीडियो, आपस में टकराकर डूबी दो नाव, 100 से ज़्यादा लोग सवार थे, 30 ने तैरकर बचाई जान, 70 की तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर मारे जाने की खबर। जी दरअसल असम जोराहट में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में 100 से ज़्यादा यात्रियों को लेकर जा रही 2 नाव आपस में टकरा गई। हादसे के बाद 30 लोगों ने किसी तरीके से तैरकर अपनी जान बचाई है। 70 से ज़्यादा लोगों की तलाश की जा रही है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दोनों नाव अलग अलग दिशा से जा रही थी। एक नाव जोराहट के नमती घाट से मांजुली आ रही थी, तो दूसरी तरफ मांजुली से जोराहट जा रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव मांजुली घाट से सिर्फ 100 मीटर दूरी थी। नाव में करीब 25 से 30 बाइक भी रखी हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगाकर लोगों की जान को बचाया। हादसे के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है और एक तरीके से इसे कहे बड़ी कैजुअलिटी है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी असम के मुख्यमंत्री से फ़ोन करके बातचीत की और इसकी जानकारी ली है। मारे गए लोगों के प्रति संवेदना, अभी कितने लोग मारे गए कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अगली अपडेट, तालिबानी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चौथे दिन महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। महिला बौखलाए तालिबानियों ने कोड़े बरसाए, सड़क से गुजर रही लड़कियों को भी पीटा। तालिबानी बंदिशों और पाकिस्तान के दखल के खिलाफ काबुल में लगातार चौथे दिन बुधवार को भी प्रदर्शन हुआ और इसकी अगुवाई महिलाएं किया है। इस दौरान तालिबानियों ने महिलाओं को रोककर विरोध और नारेबाजी बंद करने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने महिलाओं पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सड़क से गुजरती युवतियों को भी लड़ाकों ने बेरहमी से पीटा। दूसरी तरफ काबुल में निकाली गई पाकिस्तान विरोधी रैली के बाद तालिबान ने धमकी दी कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं चलेगा। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की घोषणा के बाद अब पंजशीर के लड़ाकों ने भी अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस के नेता अहमद मसूद ने तालिबानी सरकार को नाजायज़ बताया है। उन्होंने कहा है कि लोग जल्द से ही जल्द अपने नेताओं और समर्थकों के साथ चर्चा कर अफगानिस्तान में एक समानांतर सरकार बनाने का ऐलान करेंगे। खामा न्यूज़ के रेजिस्टेंट फोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि महमूद ने स्वीकार किया है कि वे इस संक्रमण काल में लोकतांत्रिक और वैध सरकार की स्थापना करेंगे। अगली अपडेट, जम्मू एंड कश्मीर के 2 पूर्व CM का तालिबानी राग। महबूबा बोली, तालिबान शरिया कानून से सरकार चलाएगा। फारूक ने कहा, उम्मीद है कि तालिबानी सरकार इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से हिंसा और जुल्म की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में नेता उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तालिबान सरकार का समर्थन किया। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, तालिबान अब हकीकत बन चुका है। ये बात समझनी चाहिए कि तालिबान को अफगानिस्तान में शरिया कानून से सरकार चलाना चाहिए। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी तालिबान का समर्थन किया। अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि मुझे उम्मीद है कि तालिबान अच्छी तरीके से सरकार चलाएगा। उम्मीद है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करेगी और मानवाधिकारों का ख्याल रखेगी। तालिबान को सभी देशों से दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख अब्दुल्ला की 39वीं पुण्यतिथि पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 बहाल करने और राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबंध है, उसके रूप में बदलाव नहीं आया है। अगली अपडेट, दोस्तों अफगानिस्तान नियम ने आपको बताया इंटेलिजेंस कैसे हुई बातचीत। अगली अपडेट आपको बता दें, एयरफोर्स के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद मंजूरी।
16 स्पेन से आएंगे, 40 टाटा बनाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी CCS ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीद की मंजूरी दे दी है। दरअसल कॉन्ट्रैक्टर साइन होने के 48 महीनों के अंदर स्पेन से 16 विमान मिलेंगे, जबकि 40 विमान भारत में टाटा कंसल्टेंट्स 10 साल के भीतर तैयार करके वायुसेना को सौंपेंगे। और ये अपनी तरीके का पहला प्रोजेक्ट है जिनमें एक निजी कंपनी भारत से सैन्य विमान का निर्माण करेगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर फेंके गए बम, राज्यपाल बोले हिंसा थम न रही, चिंता की है बात ये। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना सीट से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर 3 क्रूड बम फेंके जाने का मामला सामने आया है। घर में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बाद ये घटना हुई है। मंगलवार रात को ही इस घटना के लेकर राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी चिंता जाहिर की है और घर पर जिस वक्त बम फेंके गए हैं उस समय सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह मौजूद नहीं थे। हालांकि उनके परिवार के सदस्य उस वक्त घर पर ही थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और घर में लगे CCTV कैमरों की पड़ताल कर रही ताकि बम फेंकने वालों का पता भी लगाया जा सके। अब तक बम फेंकने वाले लोगों को फिर घटना को अंजाम देने का मकसद पता नहीं चल सका। इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा और उसका कोई संकेत नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अगले अपडेट, यूपी में ओवैसी ने लगाया धर्म का दांव, कहा सूबे के 19% मुस्लिम एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो गए हैं, मुस्लिमों एक हो जाओ। यूपी चुनाव में मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश में लगे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सुल्तानपुर दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों का वोट मांगा और उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस समाज को इकट्ठा होना होगा और जिनकी पूरी कोशिश है कि यूपी के 19% मुस्लिमों को अपनी पार्टी की तरफ किया जाए। ओवैसी ने कहा कि यूपी सबसे बड़ी रियासत है, 19% मुस्लिम हैं यहाँ, आप सबको एक तरफ आना ही होगा। यूपी में जहां हर बिरादरी की एक सियासी आवाज़ है, नुमाइंदा है, मुस्लिमों का कौन है? आपने किसे अपना नेता बनाया? बरसों पहले डॉक्टर अयूब अब्दुल जलील जिन्होंने मजलिस बनाई थी, सबसे आज तक तब से मुस्लिमों के लिए अभी तक आवाज़ उठी और कोई कुछ नहीं किया। बाकी इस तरीके से ओवैसी ने एक बार फिर से वोट मांगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। चुनाव से पहले MP और UP को बड़ी सौगात, PM मोदी नवंबर में दिखाएंगे हरी झंडी। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में UP के बीच बीते 16 सालों में विवादों में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना को अब हरी झंडी मिलना तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। 45,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को शुरू करने के मंजूरी दे दी है। नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना पर केंद्र और UP MP राज्य की सहमति बन गई है। अगली अपडेट लेते तो दोस्तों, किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्र ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से तो सरसों का 400 रुपये बढ़ाया। जी हाँ, किसानों के लिए नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को फिर से तेज करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं, चना, मसूर, सरसों तेल, रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नया MSP रबी को फसलों के मार्केटिंग सीजन के लिए लागू होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए गेहूं के MSP में 40 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा कर 2015 रुपये कर दिया है। इसके अलावा चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 130 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, जहां पर साउथ चाइना सी में महायुद्ध का खतरा गहराया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट को खदेड़ने चीन ने भेजा वारक्राफ्ट। जी हां,
अफगानिस्तान में अमेरिका निकल चुका है और अब अमेरिका साउथ चाइना सी में पूरा ध्यान लगा रहा है और चीन के वर्चस्व को तोड़ने में लगा है। लेकिन इसके साथ ही साउथ चाइना सी युद्ध का मैदान बनता नजर आ रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द साउथ चाइना सी और अमेरिका चीन के जहाज़ों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। ताज़ा खबर यह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट को साउथ चाइना सी भगाने के लिए चीन ने अपना वारक्राफ्ट भेज दिया है और देश साउथ चाइना सी में आमने सामने की लड़ाई में आ चुका है। तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से